नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एबी क्रिकेट डायरीज में। तो आज हम क्रिकेटर क्रॉनिकल्स की सीरीज़ के पहले एपिसोड में बात करने वाले हैं एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में जो ना सिर्फ एक महान बल्लेबाज थे बल्कि एक इनोवेटिव सोच वाले कप्तान, एक ज़बरदस्त राइटर, शानदार कमेंटेटर और बहुत सारे क्रिकेटर्स के लिए मेंटोर भी थे। तो आज हम बात करने वाले मार्टिन क्रो के बारे में, जिन्होंने अपने करियर में इन सभी भूमिकाओं को बहुत ही बखूबी निभाया और इनके साथ साथ वो अपनी बीमारियों, चोटों और बहुत सारी पर्सनल स्ट्रगल्स का सामना करते हुए भी अपनी लेगेसी ना सिर्फ क्रिकेट के मैदान में बल्कि आफ्टर रिटायरमेंट भी बरकरार रखी। तो शुरू करते हैं। मार्टिन क्रो अपने मशहूर कजिन रसल क्रो की तरह क्रिकेट के मैदान को एक शानदार रंगमंच में बदल देते थे, जहां हर मैच उनका एक दिलचस्प प्रदर्शन का अरीना बन जाता था। तो क्रो की जो बैटिंग थी, अगर हम उनकी सिर्फ बैटिंग की बात करें तो वो अपने आप में एक सिम्फनी थी, जिसमें ग्रेस और प्रिसीजन का हर नोट बिल्कुल सही जगह पर फिट था। उनकी टेक्निक एक परफेक्ट बैलेंस और एलिगेंट फुटवर्क का कॉम्बिनेशन थी, जो उनके देखने वालों के लिए एक विजुअल ट्रीट बना देती थी। उनके स्ट्रोक्स चाहे डिफेंसिव हो या अटैकिंग इतने लाजवाब तरीकों के साथ खेले जाते थे कि लगता बैटिंग उनका एक नेचुरल गिफ्ट है। और कमाल की बात ये थी कि उनका डिफेंस भी उतना ही लाजवाब था जितने उनके आक्रामक शॉट्स। तो अगर हम शुरुआत से बात करें तो मार्टिन क्रो एक्चुअली ऑकलैंड में एक क्रिकेटिंग फैमिली में पैदा हुए। उनके पिता डेव क्रो भी क्रिकेट खेलते थे कैंटरबरी और वेलिंगटन के लिए, और उनके बड़े भाई जेफ क्रो भी एक टेस्ट क्रिकेटर थे न्यूजीलैंड के लिए। तो और उनके मशहूर कजिन रसल क्रो का हम तो पहले ही जिक्र कर ही चुके हैं। तो मार्टिन अपना क्रिकेट करियर सिर्फ 6 साल की उम्र में 1968 में कॉर्नवॉल क्रिकेट क्लब, जो उनके फैमिली ट्रेडिशन का हिस्सा था, उसके साथ खेलते हुए शुरू किया था। और जैसा एक हिंदी में कहावत है कि होनहार बलवान के हो चिकने बाद, तो अपना अर्ली टैलेंट उन्होंने स्कूल में ही दिखा दिया था। स्कूल में भी उन्होंने अपना क्रिकेट टीम की कैप्टनसी की और इवन रग्बी टीम के लिए भी खेलते थे। यहाँ पर एक बात मैं एक्चुअली मेंशन कर दूं, जो मेरे आगे के वीडियोस में भी आपको मिलेगी अगर हम इस सीरीज़ के और एपिसोड्स को देखेंगे, कि हम आमतौर पर ओवरऑल इट्स फैक्ट्स या उन बातों को जो हम पहले से जानते हैं, वेल नोन फैक्ट्स है, उनका जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि ये कोई बायोग्राफी वाली वीडियो तो है नहीं। और समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए हम सिर्फ कुछ खास आंकड़ों और प्रदर्शन को हाईलाइट करेंगे। तो पहले उनका फर्स्ट क्लास क्रिकेट प्रदर्शन के बारे में कुछ आंकड़े देख लेते हैं। क्रो ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 19,608 रन बनाए, मतलब ऑलमोस्ट 20,000 रन बनाए, और ये रन उन्होंने 56 की एवरेज से बनाए, जो बहुत ही बेहतरीन बैटिंग एवरेज है। इसमें उन्होंने न्यूजीलैंड की टीम सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए खेलते हुए, हालांकि इंटरनेशनल ड्यूटीज़ के कारण काफ़ी लिमिटेड मैचेस ही खेल पाए, तो 32 मैचेस में वो खेले सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के लिए, और उसमें उनका एवरेज ऑलमोस्ट 70 का था, 68.72 का। 1984 में जब वो सिर्फ 21 साल की थे, तो आप सोच सकते हैं कि उनके टैलेंट का अंदाज़ा समरसेट की टीम, जिसमें विव रिचर्ड्स खेला करते थे, उन्होंने विव रिचर्ड्स के रिप्लेसमेंट के तौर पर मार्टिन क्रो को साइन किया। और यान बॉथम, जो विव रिचर्ड्स के बहुत अच्छे दोस्त थे और टीममेट थे समरसेट में, उन्होंने इस पर आपत्ति भी जताई थी और टॉन्ट भी किया था मार्टिन क्रो पे, बट क्रो ने अपनी वर्थ साबित करी। समरसेट के लिए उन्होंने 48 मैचेस खेले और उसमें लगभग 4,000 रन बनाए, वो भी लगभग 60 की बैटिंग एवरेज से। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट के सिर्फ 7 प्लेयर्स हैं जिन्होंने मार्टिन क्रो से ज़्यादा रन बनाए हैं उनसे बेहतर बैटिंग एवरेज से। और जब आप इन नामों को देखेंगे तो इसमें आपको बिल्कुल लेजेंड्स, जो गेम के लेजेंड्स माने जाते हैं, चाहे वो डॉन ब्रैडमैन हो, सचिन तेंदुलकर हो, वॉली हेमंड हो, जॉफ बैकहार्ट जैसे नाम मिलेंगे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। यहाँ पर एक चीज़ पर मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि क्रो ने का जो कन्वर्जन रेट था, जिसको हम बोलते हैं कि 50s को 100 में कन्वर्ट करना, वो बहुत ही लाजवाब था। उन्होंने लगभग अपने 47% हाफ सेंचुरीज को 100 में कन्वर्ट किया, और जैसा आप देख सकते हैं यहाँ सिर्फ ब्रैडमैन और हेमंड ही उनसे बेहतर हैं इस रिगार्ड में। और उन्होंने 71 सेंचुरी सिर्फ 412 इनिंग्स में बना दी थी। मतलब अगर हम सेंचुरी पर इनिंग का रेशियो देखें तो हर 5.8 इनिंग में एक सेंचुरी। तो यहाँ तो वो सिर्फ ब्रैडमैन के से ही पीछे हैं, और ब्रैडमैन को हम वैसे भी किसी भी कैटेगरीज में एक बेंचमार्क अगर मानते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि क्रो ने बाकी सारे बल्लेबाजों को इस मामले में पीछे छोड़ दिया। अब हम जरा टेस्ट क्रिकेट की अगर बात करें तो हालांकि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था 1-2 साल पहले, बट जो उनका पीक आया 1985 से लेकर 1991 का दौर, और इस दौर में अभी हम आगे बात करेंगे कि ये ऐसा नहीं था कि बैटिंग पैराडाइज वाला दौर था कि न्यूजीलैंड की टीम
भी कोई ऐसी स्टार स्टडेड टीम नहीं थी, स्पेशली इन बैटिंग डिपार्टमेंट। तो इन 7 सालों के बीच में क्रो ने 3,391 रन बनाए, और ये रन बनाए उन्होंने 58.5 की बेहतरीन औसत से। इस बीच में उन्होंने 12 शतक भी बनाए, और कमाल की बात है कि किसी भी और बल्लेबाज ने 500 रन भी नहीं बनाया उनसे बेहतर एवरेज के साथ। मतलब जिसको अगर हम बोलते हैं अनडिस्प्यूटेड बेस्ट बैट्समैन ऑफ दिस पीरियड, तो मार्टिन क्रो थे। ना सिर्फ उन्होंने सबसे ज़्यादा एवरेज से रन बनाए, बल्कि सबसे ज़्यादा शतक भी बनाए। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इन्होंने इन 7 सालों में सिर्फ 40 टेस्ट खेले, मतलब ऑन एवरेज 6 से भी कम टेस्ट एक साल में। कि अगर आप रैंकिंग देखेंगे प्लेयर्स की जिन्होंने सबसे ज़्यादा मैचेस खेले इस पीरियड में, तो क्रो टॉप 20 प्लेयर्स में भी नहीं है, और उसके बाद भी सबसे ज़्यादा शतक उन्होंने बनाए। कॉन्टेक्स्ट के लिए आप ये देखिए कि जो दूसरे स्थान पर एलन बॉर्डर हैं, जिन्होंने 11 शतक बनाए हैं 61 टेस्ट मैच खेल के, 61 टेस्ट मैच। क्रो ने सिर्फ 66 इनिंग्स खेली अपने 12 सेंचुरीज के लिए। और इस पीरियड में उन्होंने जिस खतरनाक बॉलिंग अटैक्स का सामना किया, अगर वाइब्स की बात हम तो करते ही हैं, ऑरा की बात प्लेयर्स की, बट अगर हम आंकड़ों की भी बात करें तो इस पीरियड में 12 बॉलर्स ऐसे थे जिन्होंने 100 से ज़्यादा विकेट तो लिए ही, और उनका एवरेज भी 25 से कम था बॉलिंग एवरेज। यहाँ मैं क्रो के प्लेइंग कैरियर की बात कर रहा हूँ, जो मार्टिन क्रो का प्लेइंग कैरियर था। और इन 12 में से 7 बॉलर्स का स्ट्राइक रेट 50 से भी कम था, और 7 का तो आप देख सकते हैं बॉलिंग एवरेज 22 से भी कम है। मतलब जो एलीट लेवल के बॉलर्स थे उनका उन्होंने सामना किया। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखिए कि 90s के पहले बाउंसर का भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। तो और क्रो के अचीवमेंट्स को और भी अद्भुत बनाने वाली बात यह है कि उनका ट्रांसफॉर्मेशन, जैसा मैं हमने जिक्र किया कि उनका डेब्यूट अच्छा नहीं रहा था, तो उन्होंने एक धीमे स्टार्ट के बाद ये ट्रांसफॉर्मेशन करी। अपने पहले 20 टेस्ट में उनका बैटिंग एवरेज 30 से भी कम था, और सिर्फ 1 सेंचुरी उन्होंने बनाई थी, लेकिन उन्होंने गजब का इंप्रूवमेंट दिखाया। और 80s में ऑस्ट्रेलिया की टीम उतनी मजबूत नहीं थी जितनी वो लेट 90s और अर्ली 2000 में, बट फिर भी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी का पता ही है आपको। तो ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने 8 टेस्ट मैचेस में 870 रन बनाए 66 की बैटिंग एवरेज से, जो कि पिछले 40 सालों में सबसे बेस्ट बैटिंग एवरेज है। अगर हम 800 रन का मिनिमम तय करें तो आप सोच सकते हैं कि इन 40 सालों में कितने ही महान बल्लेबाज आए। ब्रायन लारा से लेकर सचिन तेंदुलकर से लेकर विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, लेकिन मार्टिन क्रो का बैटिंग एवरेज कोई भी सरपास नहीं कर पाया ऑस्ट्रेलिया में अभी भी। और उनकी कंसिस्टेंसी देखिए कि 8 टेस्ट मैचों में 7 टेस्ट में उन्होंने कम से कम 70 रन से ज़्यादा बनाए हैं। तो सिर्फ एक टेस्ट मैच आप कह सकते हैं जिसमें वो अपनी उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाए। तो उनका ओवरऑल जो बैटिंग एवरेज है टेस्ट का, वो हालांकि आज के लोगों को उतना इम्प्रेसिव ना लगे, ऑलमोस्ट 45 का, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जिन्होंने 8 टेस्ट टीम्स का सामना किया उनमें से 6 के खिलाफ उनका बैटिंग एवरेज 40 से ज़्यादा का है। और जो 2 टीम्स बची हैं, इंडिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने अपने करियर के आखिरी सालों में खेला, क्योंकि साउथ अफ्रीका 1992 से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया रीएडमिशन के बाद से। तो सिर्फ वो अपने करियर के आखिरी टाइम में खेल पाए, और इंडिया के अगेंस्ट उनका 35 का एवरेज था, जिसको हम एक्सेप्टेबल कह सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी कमाल की रही उनके टेस्ट क्रिकेट में। अब हम ज़रा अगर ओडीआई क्रिकेट की बात करें तो जो पहला ट्रिविया मैं शेयर करना चाहता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि क्रो ने वनडे इंटरनेशनल में 140 इनिंग्स में बैटिंग करी और सिर्फ 3 बार वो डक पर आउट हुए। इसमें भी 1984 से लेकर 1993 तक, मतलब ऑलमोस्ट 10 साल तक उन्होंने 119 इनिंग्स खेली विदाउट डक पे आउट हुए, जो कि उस समय का वर्ल्ड रिकॉर्ड था। और आज भी राहुल द्रविड़ का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो सिर्फ 1 इनिंग ज़्यादा है इससे, 120 इनिंग्स का। तो क्रो ने इन 143 ओडीआईज खेली टोटल, और उसमें 19 प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड जीते उन्होंने। तो अगर हम रेशियो देखें यहाँ पर, तो ये ऑलमोस्ट हर 7.5 मैचेस में एक प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मार्टिन क्रो ने जीता। अगर आप बाकी प्लेयर्स के साथ इसे कंपेयर करेंगे तो ये ओडीआई क्रिकेट के इतिहास में 5th बेस्ट रेशियो है उन प्लेयर्स पे जिन्होंने कम से कम 15 ऐसे प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जीते हैं। और ये जो भी प्लेयर्स उनसे आगे हैं वो वनडे क्रिकेट के एब्सोल्यूट लीजेंड्स माने जाते हैं, चाहे वो विव रिचर्ड्स हो, वार्डन ग्रीनियर हो, सचिन तेंदुलकर हो या विराट कोहली हो। और ये अचीवमेंट और भी अधिक प्रशंसनीय है क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम क्रो के टाइम पे कोई डोमिनेटिंग टीम नहीं थी, और क्रो स्पेशलिस्ट बल्लेबाज थे
तो वो सिर्फ अपनी बैटिंग के दम पे अवार्ड जीतते थे, जिसको आप इस स्टैट से समझ सकते हैं कि उनके प्लेइंग कैरियर में न्यूजीलैंड ने सिर्फ 61 मैचेस में जीत हासिल करी, यानी सिर्फ 42%। और इन 61 में से 18 मैचेस में क्रो ने अपने प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जीते थे, लगभग हर तीसरे मैचेस में। तो इस कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए अगर आप न्यूजीलैंड के 2 मॉडर्न ग्रेट्स का रिकॉर्ड देखें प्लेयर ऑफ द मैच का, तो रॉस टेलर ने 236 ओडीआईज में 17 प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जीते हैं और केन विलियमसन ने 165 ओडीआईज में 13 प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जीते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मार्टिन क्रो ने इनसे काफ़ी पहले खेलते हुए भी कितना बेहतरीन प्रदर्शन किया वनडे क्रिकेट में। तो मेरे हिसाब से तो मार्टिन क्रो को वनडे क्रिकेट में आर्ग्यूएबली सबसे अंडररेटेड नंबर 4 का बल्लेबाज माना जा सकता है। नंबर 4 पे उन्होंने 52 इनिंग्स में बैटिंग करी और लगभग 2000 रन बनाए, 1899 रन बनाए और लगभग 50 के बैटिंग एवरेज से। और स्ट्राइक रेट भी उनका ऑलमोस्ट 78 का था, जो उस टाइम के हिसाब से काफ़ी अच्छा स्ट्राइक रेट था, 80s और 90s के हिसाब से, अर्ली 90s के हिसाब से। तो ये नंबर आपको हो सकता है अभी इंप्रेसिव ना लगे, बट आप ये सोचिए कि इतने मॉडर्न मॉडिफिकेशंस और लगभग 30 साल के बाद भी सिर्फ 3 प्लेयर्स ने उनसे ज़्यादा रन बनाए हैं इस पोजीशन पर, उनसे बेहतर एवरेज और स्ट्राइक रेट के साथ। उनमें से भी 2 जो है विव रिचर्ड्स और एबी डिविलियर्स, ये तो ऑल टाइम ग्रेट्स ही हैं। तो आप सोच सकते हैं कि मार्टिन क्रो ने जब वनडे क्रिकेट अभी ठीक तरीके से डेवलप भी नहीं हुआ था, उस टाइम भी इसमें उन्होंने मास्टरी हासिल कर ली थी। और ये और भी इम्प्रेसिव हो जाता है जब आप देखते हैं कि क्रो ने न्यूजीलैंड के लिए, जैसे 1992 वर्ल्ड कप की हम बात करेंगे, तो उन्होंने नंबर 4 के अलावा एज एन ओपनर और नंबर 3 पोजीशन पर भी सफलता हासिल की थी। तो वर्ल्ड कप की जो हम बात कर रहे थे कि 1975 में ग्लेन टर्नर पहले महान बल्लेबाज थे ओडीआई क्रिकेट में न्यूजीलैंड के, उन्होंने सेंचुरीज बनाई थी। बट 1975 के बाद और 1996 वर्ल्ड कप के बीच में, लगभग 20 साल के बीच में, मार्टिन क्रो के अलावा न्यूजीलैंड के किसी भी बल्लेबाज ने 90 रन तक भी नहीं बनाए एक इनिंग में। मार्टिन क्रो ने अकेले ये फीट 3 बार अचीव करी और इकलौती सेंचुरी भी उन्होंने नहीं बनाई। अगर वो अपने पहले वर्ल्ड कप में सिर्फ 20 साल की उम्र में 1983 में न्यूजीलैंड के लिए सेकंड टॉप स्कोरर थे, तो 1987 और 1992 में टॉप स्कोरर थे। 1992 के हीरोइक्स को तो खैर सब लोग जानते ही हैं, जो हम बात भी करेंगे, लेकिन 1987 में अगर आप देखेंगे तो उनका स्ट्राइक रेट 1992 से भी बेहतर था। 94 के स्ट्राइक रेट उन्होंने रन बनाए थे आज से 37 साल पहले, और 1992 में उन्होंने रन अपने लगभग 90 के स्ट्राइक रेट से बनाए थे। तो इन 3 वर्ल्ड कप्स में 1983 से लेकर 1992 के बीच में क्रो ने 880 रन बनाए, 55 की एवरेज और 84 की स्ट्राइक रेट से। इस पीरियड में न्यूजीलैंड के और किसी बल्लेबाज ने 500 रन भी नहीं बनाए वर्ल्ड कप में। तो 1992 वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें स्पेशली, तो यहाँ उन्होंने 456 रन बनाए थे और 114 की एवरेज से, मतलब कमाल का एवरेज है, और ऑलमोस्ट 91 के स्ट्राइक रेट के साथ 90.83। अब ये नंबर इतने प्रभावशाली हैं, इन्हें आप ऐसे समझिए कि 1975 से लेके और 2003 तक 8 एडिशंस हुए वर्ल्ड कप के, और किसी भी बल्लेबाज ने 450 से ज़्यादा रन नहीं बनाए 90 के स्ट्राइक रेट से। सिर्फ मार्टिन क्रो ऐसा कर पाए। और इतना ही नहीं, आज तक 2023 का वर्ल्ड कप भी ख़त्म हो गया पिछले साल, आज तक भी कोई बल्लेबाज वर्ल्ड कप के एक सिंगल एडिशन में 400 से ज़्यादा रन नहीं बना पाया है क्रो के बैटिंग एवरेज से बेटर। मतलब आई थिंक सिर्फ 2 बल्लेबाज हैं जिन्होंने 100 से ज़्यादा की बैटिंग एवरेज से रन बनाए हैं एडिशन में, एक मार्टिन क्रो, एक संगकारा ने 2015 के वर्ल्ड कप में। और बैटिंग के साथ साथ वो कैप्टन भी थे, और उनकी कैप्टनसी पे तो एक अलग से पूरी वीडियो बन सकती है, पूरा अध्याय लिखा जा सकता है। तो जो उन्होंने इनोवेटिव टेक्निक्स यूज़ करी, हालांकि वो 1982 वर्ल्ड कप से ही ज़्यादा फेमस हुई, बट थ्रू आउट हिज कैरियर वो ऐसे ही इनोवेटिव थे और प्रोएक्टिव कैप्टन थे। चाहे वो ग्रेट वैच को पिच हिटर की तरह यूज़ करना हो, या दीपक पटेल से, स्पिनर दीपक पटेल से ओपनिंग बॉलिंग की शुरुआत कराना, तो उनकी क्रिएटिव स्ट्रेटजीज ने गेम की बाउंड्रीज को पुश किया। अभी न्यूजीलैंड का दुर्भाग्य ये था कि सेमीफाइनल में एक बेहतरीन इनिंग खेलने के बाद वो इंजर्ड हो गए और सेकेंड इनिंग में कैप्टनसी नहीं कर पाए, और जॉन राइट जो उनकी जगह पर कप्तानी कर रहे थे, वो क्रो की सोची हुई रणनीति को ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, जिससे न्यूजीलैंड का सुनहरा सफर सेमीफाइनल में ही समाप्त हो गया। तो क्रो हालांकि 1995 में रिटायर हो गए,
बट उसके बाद भी उन्होंने, आप सोचिए कि 1996 में ही मॉडर्न T20 फॉर्मेट के लिए फाउंडेशन रख दिया था उन्होंने अपने विजनरी अप्रोच से, और क्रिकेट मैक्स जैसे इनोवेशन को जन्म दिया था। इतना ही नहीं, जो आज हम वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की बात करते हैं जो खेला जा रहा है, तो ये आइडिया भी उन्होंने प्रपोज किया था 2009 में MCC वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी को। और अगर हम उनके कैरियर में इंजरीज की बात करें तो इंजरीज ने उनको कई बार परेशानी में डाला, लेकिन हर बार उन्होंने वापस आने की हिम्मत दिखाई। जैसे अगर मैं जिक्र करूँ 1986 में एक क्राइस्टचर्च में टेस्ट चल रहा था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसमें ब्रूस रीड ने उनके बाउंसर से उनका जबड़ा बुरी तरह जख्मी हो गया था और क्रो को फील्ड छोड़कर जाना पड़ा और 10 स्टिचेस लगे उन्हें। लेकिन जब न्यूजीलैंड की टीम संकट में थी, उनके 6 विकेट गिर गए थे आई थिंक 190 रन पर, मार्टिन क्रो वापस आए और 137 रन की उन्होंने एक ऐसी शानदार पारी खेली जो बिल्कुल काउंटर अटैकिंग इनिंग थी। मतलब जब वो वापस आए, आई थिंक वो 51 या 52 पर रिटायर्ड हट हुए थे, और आने के बाद पहले शुरू के 2-3 ओवर में उन्होंने 25-30 रन बना दिए इस इनिंग में। मतलब आई थिंक 18-19 चौके लगाए थे कम से कम। तो उनके प्लेइंग करियर में और भी बहुत सारी मुश्किलात आई। उनकी बॉडी की इंजरी के साथ साथ मेंटल स्ट्रगल भी फेस करने पड़े। 1984 में जब श्रीलंका का टूर चल रहा था तो उनकी एक उंगली टूट गई थी, और सल्मोनेला जो एक इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है, तो उससे भी वो ग्रसित हो गए थे। तो 4 सालों तक उन्हें परेशान करता रहा। बाद में उन्हें ग्लैंडुलर फीवर भी हुआ था। बट इन सब सेटबैक्स के बावजूद क्रो ने कभी भी अपनी फाइट नहीं छोड़ी और ऑन फील्ड परफॉर्मेंस पर इसका असर नहीं पड़ने दिया। 1987 की बात करें अगर हम, वेस्ट इंडीज़ का जो खतरनाक अटैक माना जाता था उस टाइम पे, तो इस स्पेसिफिकली इस सीरीज़ में मैल्कम मार्शल, जोएल गार्नर, माइकल होल्डिंग, कटनी वॉल्श जैसे सारे दिग्गज थे। ये परफॉर्मेंस का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि इसको इतना हाईलाइट नहीं किया जाता है। इस सीरीज़ में क्रो ने 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ में 328 रन बनाए, और जिसमें उनकी इनिंग्स थी 119 रन, 104 रन और 83 रन की। ये 3 इनिंग्स थी। ये 3 इनिंग्स शायद आपको अभी खास ना लगे, बट अगर आगे मैं कुछ और बताऊँ तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी। कि पहली बात तो न्यूजीलैंड ने इस सीरीज़ को ड्रॉ किया उस समय की वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट 1-1 से, और इस पूरी श्रृंखला में सिर्फ 6 बार ऐसा हुआ कि किसी बल्लेबाज ने 80 रन से ज़्यादा बनाए थे एक इनिंग में, और इन 6 में से 3 इनिंग मार्टिन क्रो की थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि विव रिचर्ड्स जैसे दिग्गज बल्लेबाज, रिची रिचर्डसन और गस लोगी, ये वेस्ट इंडीज़ का मिडिल ऑर्डर कंबाइंड मिलकर सिर्फ 283 रन बना पाया था, और क्रो ने अकेले 328 रन बना दिए थे। तो मार्टिन क्रो ने फिजिकल इंजरी के साथ साथ मेंटल स्ट्रगल्स का भी सामना किया। जो उनकी ऑटोबायोग्राफी आई थी रॉ, मैं रिकमेंड करूँगा आप सभी को, अगर मौका मिले तो ज़रूर पढ़े उसे। तो उसमें उन्होंने बहुत सच्चाई से बताया है कि कैसे एक इनोसेंट लड़का एक बिटर इंसान में बदल गया और ग्रजेस के साथ ग्रीवेंसेस का चैंपियन बन गया। उन्होंने ये भी लिखा कि कोई भी मुझे पसंद नहीं करता था और मैं भी अपने आप को पसंद नहीं करता था। क्रिकेट ने मेरी स्पिरिट को तोड़ दिया और एक्चुअली मुझे टॉर्चर किया। शायद ही कोई दूसरा क्रिकेटर इतनी ईमानदारी से एक्सेप्ट करे और बताए ऐसी चीज़ें। और इसके बाद भी अपने इंटरनेशनल कैरियर के ख़त्म होने के बाद क्रो ने क्रिकेट के लिए अपना योगदान जारी रखा। उन्होंने मार्टिन गप्टिल और रॉस टेलर जैसे प्लेयर्स को अपने गाइडेंस से न सिर्फ मेंटर किया, बल्कि न्यूजीलैंड क्रिकेट के फ्यूचर को भी बेहतर बनाने में अपना योगदान दिया। 2001 में क्रो को न्यूजीलैंड स्पोर्ट्स हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया, और क्रिकेट के लिए उनके कंट्रीब्यूशंस के लिए MBE अवार्ड भी दिया गया। अब आप उनके जज्बे को देखिए कि 48 साल की उम्र में 2011 में मार्टिन क्रो ने डिसाइड किया कि वो फिर से प्रोफेशनल क्रिकेट खेलेंगे, और वो आए भी खेले, लेकिन दुर्भाग्य से थाई इंजरी की वजह से वो ज़्यादा नहीं खेल पाए। और जैसा कहते हैं कि होने को कुछ और ही मंजूर था कि कुछ ही महीनों बाद अक्टूबर 2012 में वो डायग्नोज हुए लिम्फोमा से, जो कि ब्लड कैंसर का एक रेयर टाइप है। और यहाँ पे भी उन्होंने इस खतरनाक बीमारी का सामना उसी विश्वास और साहस के साथ किया जैसे वो फास्ट बॉलर्स के बाउंसर का करते थे। इस जानलेवा बीमारी के बाद भी क्रो ने 2015 में फरवरी में जो उनका चाइल्डहुड क्लब था, जिसकी हमने बात करी शुरू में, कॉर्नवॉल क्लब, उसके 60th एनिवर्सरी के लिए एक क्रिकेट मैच खेला। तो उनके अकॉर्डिंग जो उनका लास्ट आउटिंग ऑन हिज ओल्ड ग्राउंड था, उसमें उन्होंने 20 बॉल पर 25 रन की आबाद पारी खेली, एक फिटिंग फेयरवेल, जहां उन्होंने क्रिकेट देनी शुरू करी थी उसी जगह पर। और उसके ठीक अगले दिन 28 फरवरी 2015 को वर्ल्ड कप 2015 के दौरान ईडन पार्क में क्रो को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, जो काफ़ी इमोशनल मोमेंट था उनके लिए और सबके लिए। और जो इस वर्ल्ड कप का फाइनल था वो उनका फाइनल पब्लिक अपीयरेंस भी बना,
आप सोच सकते हैं कि जो इंसान इतनी खतरनाक बीमारी से जूझ रहा है और उसे पता है कि मेरे पास बहुत कम टाइम बचा है, इसके बाद भी उन्होंने अपने इनवैल्यूएबल इनसाइट्स क्रिक इन्फो जैसी साइट्स पर वो शेयर करते गए। और 2015 वर्ल्ड कप फाइनल के ठीक पहले जो उनका इमोशनल रिफ्लेक्शन मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा, तो बहुत ही मूविंग था कि और गेम के लिए उनका डीप लव कैप्चर करता है। हालांकि न्यूजीलैंड की टीम फाइनल जीत नहीं पाई, बट क्रो के लिए और पूरे न्यूजीलैंड के लिए वो लम्हा काफ़ी यादगार था। 3 बार 2016 को क्रो का 53 साल की उम्र में देहांत हो गया और अपने पीछे वो अपने आर्टिस्टिक बैटिंग और ढेर सारी यादों के साथ एक बहादुरी और इंस्पिरेशन के लिए किसी छोर का चल बसे। यहाँ हमने सिर्फ मार्टिन के प्लेइंग करियर और क्रिकेट रिलेटेड रोल्स की बात करी है, लेकिन क्रो उतने ही बेहतरीन इंसान, एक अच्छे पिता और पति भी थे, जैसे कि उनकी वाइफ लॉरेन डॉन की इस हार्टफील्ड स्पीच से आपको पता चल सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने पूरी वीडियो देख ली और अंत तक साथ बने रहे उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। कमेंट्स में अपना अनुभव ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। शुक्रिया।